हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3k + 1x + 3y - 2 = 0 और k² + 1x + k - 2y - 5 = 0। के की वैल्यू हैज़ नो सॉल्यूशन। ये इक्वेशन है, इनका कोई सॉल्यूशन ना हो, ये कंडीशन पहले से हमको दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या पता लगाना है, के की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही ये पहले तो चेक करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है कि नहीं लिखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों लिखी हुई हैं, ये भी लिखी हुई है, ये भी लिखी हुई है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, सीधा इनको दोबारा से लिख लेंगे। पहले तो 1 और 2 मान लेंगे। ठीक है, तो गिवन इक्वेशंस आर 3k + 1x + 3y - 2 = 0। इसको पहला मान लिया। ऐसी दूसरी लिख ली, k² + 1x। आप अच्छे से लिखना है, अच्छी हैंडराइटिंग में, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, -5 = 0। इसको दूसरा मान लिया, पहले दूसरी इक्वेशन मान ली। अब वही कहानी जो पहले करते थे, कंपेयरिंग इक्वेशन को इससे छोटे में ऐसे लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन 1। ठीक है, पूरा लिखना है, इक्वेशन EQUATIUN। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद A1x + B1y + C1 = 0 एंड इक्वेशन 2 विद A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है, वी गेट, हमको क्या मिलता है, A1 क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखो, 3k + 1 हो जाएगा। B1 क्या मिल जाएगा, ऐसी C1 कुछ मिल जाएगा, A2 कुछ आ जाएगा, B2 कुछ आ जाएगा, C2 कुछ आ जाएगा। B1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, C1 -2 हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, B2 हमारा k - 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, k² + 1 हो जाएगा हमारा, क्या, A2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए हमारे A1 A2 सब आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, चूँकि क्या है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि गिवन सिस्टम जो है उनका, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो हमारा दिया हुआ है सिस्टम इक्वेशन का, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देयरफॉर क्या हो जाएगी, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन लिख देंगे। A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, वो नॉट इक्वल टू होगा हमारा C1/C2 के। ठीक है, वैल्यू रख देंगे इनकी। 3 इट इम्प्लाइज दैट 3k + 1 / k² + 1 = क्या होगा, B1/ यानी कि 3/k - 2 जो कि नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 यानी कि -2/-5, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे, पहले इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को साथ ले लेंगे। ठीक है, नाउ 3k + 1 / k² + 1 = 3k/3k - 2 एंड, और ये दोनों को साथ लिख लिया, 3/k - 2 इज़ नॉट इक्वल टू क्या, 2/5। ठीक है, साथ सॉल्व करते जाएंगे। k - 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k + 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, k - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या होगा, ये 3 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो इस साइड जाएगा इक्वल टू के, तो 3 × k² + 1, और इधर क्या हो जाएगा, एंड 5 3 या 15 नॉट इक्वल टू क्या जाएगा, 2 × k - 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करके आप सब सॉल्व कर लेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें आपकी 3k बता ही देता था, 3k से मल्टीप्लाई हुआ तो 3k² हो जाएगा, और 3k × -2 -6k हो जाएगा। ठीक है, प्लस k - 2, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 3k² + 3। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k - 4 इज़ नॉट इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इस साइड लिख लिया, 15 को उस साइड लिख दिया। ठीक है, 3k² - 6k + k - 2 = 3k² + 3, सही है। 3k² से 3k² खत्म हो जाए, 3k² और ये 3 वाला 3k² जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो -3k² हो जाएगा। ठीक है, -6k और k मिलके क्या बन जाएंगे, -5k बन जाएंगे। -2 और ये 3 इधर आएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, k हमारा 2k हमारा किसके बराबर जाएगा, नॉट इक्वल टू के उस साइड भेजेंगे तो 4 5 15 में प्लस हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3k² में से 3k² गया, 0 हो गया, -5k - 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -5k - 2 - 3 कितना होता है, -5 = 0, और ये वाली क्या आ जाएगी,
2k नॉट इक्वल टू 18, तो k क्या हो जाएगा हमारा, 2 को उस तरफ हो जाएंगे नॉट इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 5k को अलग 5k को उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो -5 कितना हो जाएगा 5k। ठीक है, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो -5k को उस साइड भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और हमारा k कितना आ जाएगा यहाँ से 5 इससे डिवाइड हो जाएगा, और क्या -5/5, तो हमारा k एंड साथ साथ लिखते जाना, एंड k नॉट इक्वल टू -19/2, एंड k नॉट इक्वल टू -19/2, इट इम्प्लाइज डेट क्रेजर लगाते चलना। ठीक है, ये कुछ नहीं है, पहले का रफ है ऐसी। ठीक है, इट इम्प्लाइज डेट k इक्वल टू क्या हो गया -1 एंड k इज़ नॉट इक्वल टू 19/2। ठीक है, तो एक क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि k जो है वो हमारा -1 के बराबर है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वो 19/2 नहीं है। ठीक है, मतलब हमने नंबर लाइन पे 19/2 कितना होता है, इसको आप ऑल सॉल्व कर लेंगे, 19/2 कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18 और 9.5 आ जाएगा। मतलब दोबारा लिख लीजिए, k इक्वल टू -1 एंड k नॉट इक्वल टू 9.5। तो नंबर लाइन पे कहीं पे जो 9.5 होगा, ये 0 है जैसे, तो ये आगे जाके यहाँ पे कहीं 9.5 आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये 9.5 के बराबर नहीं है, बस बाकी कुछ भी वैल्यू हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और ये क्या कह रहा है k -1 है, ये कह रहा है। ठीक है, तो 9.5 के बराबर नहीं है, मतलब सारी वैल्यू हो सकती है केवल 9.5 के अलावा, तो वो वैल्यू -1 भी हो सकती है, इसका मतलब k हो जाएगा हमारा। और ये दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है -1, तो दोनों मिला के क्या आ जाएगा, ठीक है, दोनों मिला के क्या आ जाएगा k इक्वल टू -1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपको मैं कहूँ कि आपको क्या कहते हैं, लखनऊ नहीं जाना है, बाकी कहीं पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो आप कहो मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कहा ठीक है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो वही वाली बात है। तो ये क्या है, k हमारा -1 की बराबर है, और ये क्या कह रहा है k नॉट इक्वल टू 9.5, k 9.5 के बराबर नहीं हो सकता, और ये क्या कह रहा है k -1 के बराबर है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो k हमारा कितना हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाता कि k नॉट इक्वल टू -1, तो एक कहता k इक्वल टू -1 है, और दूसरा कह रहा होता k नॉट इक्वल टू -1 है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता, तो फिर गड़बड़ हो जाती। ठीक है, तो ऐसा तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, k की वैल्यू फाइनली लास्ट में क्या आ जाएगी, k इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 3x + y, ये भी बिल्कुल जो अभी सवाल किया उसकी तरह है। 3x + y = 1 और 2k - 1x प्लस k, ये k - 1 लिखा हुआ है क्या, k - 1y = 2k + 1। ठीक है, ये दिया हुआ है कि इन दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको k पता लगाना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। बस इसमें क्या होगा, आगे जाके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो है दो इक्वेशन, एक तो वैल्यू k की आपकी निकल के आ जाएगी 2। ठीक है, और एक आपका निकल के आ जाएगा 1/k - 1 नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। एक आपका निकल के आ जाएगा k नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, ये दो चीज़ निकल के जाएगी। ठीक है, आपकी ये कुछ नहीं रफ किया था मैंने, आपके जब आगे जाके सॉल्व करेंगे तो एक k = 2 निकल के आ जाएगा, और एक k निकल के आ जाएगा -2। तो वही वाली बात, एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा कि k हमारा 2 के बराबर है। ठीक है, हाँ सॉरी, जैसे 0 है तो 2 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो k एक हमारा क्या कह रहा है 2, k जो है वो 2 के बराबर है। दूसरा कह रहा है k इज़ नॉट इक्वल टू -2, तो -2 कहाँ है, 0 के कहीं इस साइड होगा। ठीक है, तो k का क्या है, -2 के बराबर नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा 2 के बराबर हो गया k। ठीक है, तो हमारा k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आंसर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह ही है। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। होमोजीनियस सिस्टम्स, क्या कहते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, C1 C2, तो वो क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, यानी कि जो हमारा A1x + B1y + C1 = 0 होता था, तो ये C हमारा क्या हो जाएगा, ये C हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाली में क्या हो जाएगा, A2x + B2y + C2 = 0, तो C क्या हो जाएगा मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। तो फिर दोनों C1 C2 0 हो गए, तो इक्वेशन क्या रह जाएंगी मेरी, A1x + B1y = 0 और A2x + B2y = 0। तो ऐसी इक्वेशंस को जिनमें क्या हो जाए, कांस्टेंट 0 हो जाए, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, दोनों इक्वेशन में होनी चाहिए। तो उन दोनों इक्वेशन को मिला के हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या बन जाती हैं, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाती हैं। ठीक है, अगर जो दोनों इक्वेशन दी हुई दोनों में क्या हो, कांस्टेंट टर्म 0 हो तो इनको सॉल्व करने में क्या होता है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ जाए, ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होता है, 0s सॉल्यूशन होता है। क्या होता है,
एज सॉल्यूशन, ठीक है, ज़ीरो एज सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू देखो दो इंग्लिश बनेंगी। देखो एक होता है ज़ीरो सॉल्यूशन, ये आपकी RS अग्रवाल में दी हुई है ज़ीरो सॉल्यूशन, ठीक है, ये गलत है, इंग्लिश गलत है। ज़ीरो एज सॉल्यूशन मतलब ज़ीरो आएगा सॉल्यूशन के तौर पर, और ज़ीरो सॉल्यूशन का मतलब आ जाएगा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ज़ीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, कोई सॉल्यूशन नहीं हो गया, ठीक है। तो इसको आप सही देख लेना, RS अग्रवाल में ज़ीरो सॉल्यूशन लिख के दिया हुआ है, उसको सही कर देना, ज़ीरो एज सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। तो क्या होगा, ज़ीरो एज सॉल्यूशन होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ये कंडीशन होगी तो x की वैल्यू जीरो आएगी और y की वैल्यू भी जीरो आएगी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये तो पहली हो गई, दूसरी कंडीशन ये होती है इसकी कि अगर क्या होगा A1/A2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा B1/B2 के, ठीक है। तो क्या होगा, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, क्या आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो होमोजीनियस कंडीशन में दो ही कंडीशन होंगी, क्योंकि इसमें C तो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, या तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, या इक्वल टू होगा। भाई या तो ये, या दो चीज़ होती है ना, A1/A2 हो गया B1/B2। अब या तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे या फिर बराबर नहीं होंगे, दो ही चीज़ तो हो सकती है, कोई तीसरी चीज़ तो हो भी नहीं सकती। तो अगर बराबर होंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और नॉट इक्वल टू होंगे तो क्या होगा, ज़ीरो एज सॉल्यूशन, यानी कि इसको भूल जाओ, ज़ीरो एज सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब इनका हम मतलब ग्राफ से समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है, मतलब ग्राफ ऐसे यहीं पर समझ लेते हैं। देखो अगर ज़ीरो एज सॉल्यूशन का मतलब है x इक्वल टू जीरो और y, मतलब x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन का आने का मतलब है कि जो लाइन है हमारी दोनों की दोनों, अगर ये ग्राफ पेपर पे मैंने x एक्सेस बना ली और ये मैंने y एक्सेस बना ली, y डैश x डैश, तो जो मेरी जो लाइनें हैं वो कहाँ कट करेंगी, वो x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो क्या है, इन दोनों का सॉल्यूशन ही तो है। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे दोनों लाइन कट करती हैं, मतलब, और x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो कहाँ होता है, ओरिजिन पे होता है, बीचों बीच। तो मतलब दोनों लाइन हमारी कहाँ कट करेंगी, दोनों की दोनों लाइन हमारी कहाँ कट करेंगी, बीचों बीच में कट करेंगी ओरिजिन पे। इसका मतलब ये हो गया। अब लाइन कैसे भी हो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसी ही हो जैसे मैंने बनाई है, ठीक है लाइन, लेकिन कट कहाँ पे करेंगी, ऐसे भी हो सकती हैं दो लाइन, ठीक है, ये दो लाइन ऐसे भी हो सकती हैं, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या है, y डैश और ये x डैश, ठीक है, लाइन कैसे भी हो सकती हैं, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कट कहाँ करेंगी, ओरिजिन पे, ज़ीरो यहाँ बीच में ही कट करेंगी यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस कट करती है यहाँ पे ओरिजिन पे, वहीं पे लाइन कट करेंगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। ये लाइन L1 हो गई, इसको L2 कह लो, ये L1 कह लो, इसको ये वाली L2 हो गई, मतलब कैसी भी लाइन हो उससे मतलब नहीं, कट यहाँ करेंगी, मेन बात ये है। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो जाए तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का क्या मतलब, मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि लाइन क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर रिपीट होती है। मतलब अगर ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये x है और ये y एक्सिस है, तो लाइन जो होगी, मान लो एक की लाइन ये आ गई तो दूसरे की भी लाइन उसके ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ऊपर, मतलब लाइन एक दूसरे के, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो दोनों लाइन जब एक दूसरे के ऊपर आ गई तो एक दूसरे को वो पूरी की पूरी लाइन पे ही कट कर रही हैं, यानी कि एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को केस को, इसका ग्राफ ये हो जाएगा कि एक लाइन बिल्कुल एक लाइन के ऊपर आ जाएगी। अब लाइन कैसे भी हो सकती है, हो सकता है लाइन वो ऐसे हो, फिर दूसरी लाइन इसके ऊपर आ जाए, या तीसरी लाइन कैसी भी लाइन हो सकती है, लेकिन जो आएगी दूसरी लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आएंगी, मेन बात ये है। और इसमें मेन बात क्या है, दोनों क्या करेंगी, ओरिजिन पे कट करेंगी, ठीक है। तो सवाल कर लेते हैं इन्हीं होमोजेनियस जो हमने पढ़ा इक्वेशन से रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x + 5y = 0 kx + 10y = 0 हैज़ ए नॉन ज़ीरो सोल्यूशन। k की वैल्यू पता लगाएं जिसके लिए ये दो इक्वेशन दी हुई है, इनका क्या हो, हैज़ ए नॉन ज़ीरो सोल्यूशन, उनका क्या हो, एक, कम से कम एक क्या हो, नॉन ज़ीरो सोल्यूशन हो। नॉन ज़ीरो सोल्यूशन मतलब जो ज़ीरो ना हो, ऐसा सोल्यूशन हो, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी, हमने ये पढ़ा कि लाइन, ये ग्राफ पेपर पे है, अगर A1/A2 क्या होएगा, अगर क्या करें यार, जैसे अभी रफ में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये A1 मैंने A1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैंने इसको A1x और प्लस B1y = 0 से कंपेयर कर लिया इस वाली को, दूसरी वाली को A2x + B2y = 0 से कंपेयर कर लिया, तो A1 मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, B1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इस दूसरी वाली को इससे कर लिया तो A2 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और B2 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर A1/A2 हमारा बराबर हो B1/B2 के, ठीक है, सॉरी बराबर ना हो, तो क्या होता है, तो क्या है, दोनों लाइन बीच में कट करती हैं। यहाँ पे केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, कितना, केवल एक सॉल्यूशन होता है, और वो क्या होता है,
बीच में कट, बिल्कुल जीरो 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 एक ही सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर ये कंडीशन आ जाए तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको सॉल्यूशन ये लिख देना है कि एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, वाई इक्वल टू जीरो, सीधा लिख देना है। ठीक है, अगर A1/A2 क्या हो, लेकिन इसने क्या दे रखा है, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन क्या हो, कम से कम क्या हो, एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हो। तो हमारी लाइन जो हो, अगर भले ही बीच में क्या करें, A1/A2, ठीक है, अगर आज B1/B2 अभी हमने पढ़ा, इसके इक्वल टू आ जाए तो क्या होता है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब उन इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में, ठीक है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। जैसे ए से आ गई, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आ जाएगी। अब वो लाइन कहीं से भी गुजर सकती है, जो दोनों लाइन हमारी आएंगी, मान लो लाइन बीच में से ही गुजर गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दूसरी लाइन भी उसके ऊपर ही आएगी। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, कम से कम एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हो। तो इसमें जैसे मान लो लाइन ये बीच में से निकल गई यहाँ पे, तो एक सॉल्यूशन जीरो आ जाएगा, लेकिन बाकी जो सॉल्यूशन आएंगे वो तो नॉन ज़ीरो ही आएंगे ना। समझ में आ गई बात। होता क्या है, जब A1/A2 B1/B2 के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ये होता है कि जो लाइन है, एक लाइन और जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगी, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, तभी तो एक दूसरे को वो इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेंगी। ठीक है, लेकिन वो लाइन जरूरी थोड़ी ना है, कहीं से भी निकल सकती है। वो तो दोनों लाइन मतलब एक दूसरे के ऊपर होकर निकलेंगी, लेकिन कहीं से भी निकल सकती हैं। मान लो बीच में से निकल गई, ठीक है, तो एक सॉल्यूशन जीरो आ जाएगा उनका, और बाकी के सॉल्यूशन क्या आएंगे, नॉन जीरो आएंगे। ठीक है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब यही दे रखा है कि क्या है, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो ये कंडीशन हम यहाँ लगा देंगे। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2। ठीक है, मतलब ज़ीरो सॉल्यूशन इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, 0,0। ठीक है, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0। इसमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जिनमें एक ज़ीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, लेकिन होगा, अगर पॉसिबल होगा तो कब बस एक ही हो पाएगा ज़ीरो, बाकी के सॉल्यूशंस तो नॉन ज़ीरो ही होंगे। ठीक है, नॉन ज़ीरो कैसे होंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सब क्या होंगे, कुछ पॉइंट होंगे। मान लो ये वाला पॉइंट हो गया, मान लो 2,3 हो गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या होते हैं, सॉल्यूशन ही तो होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, उसका क्या हो, कम से कम ए नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, कम से कम एक नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हो। तो ये वाली कंडीशन भी है और ये वाली कंडीशन, यानी कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो। ठीक है, और वैसे भी जब कहीं पे भी जब आपको नॉन जीरो आए, ये सब नहीं समझ में आ रहा हो, तो केवल ये समझ जाना, जहाँ नॉन जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब जो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाली कंडीशन लग रही है। ठीक है, नॉन जीरो जहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि जीरो, ठीक है, कम से कम क्या हो, यहाँ पे उसका ए नॉन जीरो सॉल्यूशन हो, एक नॉन जीरो सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे तो क्या होता है, एक जीरो सॉल्यूशन होता है, 0s सॉल्यूशन होता है, लेकिन एक नॉन जीरो सॉल्यूशन हो, तो ये वाली कंडीशन लग रही है। ठीक है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3/K इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। इसका मतलब K हमारा क्या आ जाएगा, ये 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये 2 उधर आ जाएगा, तो K हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, वही पहले तो इन दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे, 1 2 मान लेंगे, फिर इन दोनों से कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ये इक्वल टू 0 एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद दिस वी गेट। ठीक है, जैसे अभी लिखते थे, तो हमें क्या मिलेगा, A1 ही आ जाएगा, B1। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे चूँकि। ठीक है, सिंस क्या है, इक्वेशंस का नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस है, गिवन इक्वेशंस हैव ए नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, ठीक है, हैव ए नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखते गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो हैव की जगह क्या लिखते, तो हैव की जगह हैज़ लिखते। ठीक है, लेकिन हम लिख रहे हैं गिवन इक्वेशंस, तो उसकी जगह हैव आएगा। ठीक है, थोड़ी इंग्लिश ग्रामर आई है। गिवन इक्वेशंस हैव ए नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, देयरफॉर आप हैज़ हैव कुछ भी लिख देंगे, आपका जो सवाल टीचर गलत नहीं करेगा। ठीक है, टीचर कहीं इतनी ज़्यादा इंग्लिश चेक नहीं करता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि उनका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन है, इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1, अब ये लिख देंगे। ठीक है, ये इसलिए यहाँ से फिर इसको सॉल्व करके K इक्वल टू 6 दिखा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में जैसे ये हमारे क्वेश्चंस हमने करे हैं कि नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन हो या फिर क्या हो, इनफाइनाइटली मनी हैज़ नो सॉल्यूशन हो, इस टाइप के क्वेश्चंस में और कुछ नया कराने के लिए है नहीं। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ नया कराने के लिए नहीं है, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप कर लेंगे आसानी से, कोई बड़े कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो करते हैं नया टॉपिक स्टार्ट। वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ लेते हैं। लीनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब आपको सवाल वर्ड्स में दिया जाएगा, मतलब सेंटेंस दिए जाएंगे, तो आपको उससे लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक। तो पहला सवाल देख लेते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम में। 8 चेयर्स एंड 5 टेबल्स फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट ₹10,500। 8 चेयर और 5 टेबल, ठीक है, उनका जो जोड़ के पूरा क्या कीमत बताई जा रही है 10,500। मतलब अगर 8 चेयर आई और क्या है 5 टेबल आए, तो इनको जोड़ के आपको जो कीमत बताई जा रही है वो कितनी आ गई, वो हमारी 10,500 है, ठीक है। वाइल 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 6,450, 6,450, ठीक है। यानी कि अगर 5 चेयर और 3 टेबल आए तो उनकी जोड़ की कीमत आपको कितनी बताई जा रही है, 6,450 बताई जा रही है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड डेट ऑफ ईच टेबल। हर एक चेयर की, मतलब एक चेयर की, ईच मतलब एक चेयर की, एंड ईच टेबल की, एक टेबल की क्या पता लगाएं, कीमत पता लगाएं। मतलब एक चेयर की कीमत कितनी है ये बताएं, और एक चेयर की कीमत, एक टेबल की कीमत कितनी है ये बताएं, ठीक है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम, इसको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आपको समझना पड़ता है, इसमें क्या समझना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ के आपको लीनियर इक्वेशन खुद बनानी पड़ती हैं। लीनियर इक्वेशन आपको दी नहीं हुई होती हैं, ठीक है, आपको खुद बनानी पड़ती हैं। तो इसलिए तो टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, अच्छे से समझें इसको और करें, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, पहले तो मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट कितना है 10,500। 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट, तो मैंने चेयर का एक चेयर की जो कॉस्ट है, एक चेयर की जो कीमत है उसको मैंने सी मान लिया। क्या मान लिया, सी मान लिया। तो 8 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 8 चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 8 इंटू सी हो जाएगा। भाई एक चेयर की कीमत सी है, तो 8 चेयर की 8 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 इंटू सी। जिस तरीके से अगर मान लो एक चेयर की कीमत मान लो 200 रुपये है, तो 8 कुर्सियों की कीमत कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 200 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, इस कीमत को सी मान लिया बस, ठीक है। तो क्या हो जाएगी 8 इंटू सी, यानी कि 8C हो जाएगी। भाई 8C तो हो जाएगी, जब सी कोई नंबर तो है नहीं, तो सीधा 8C लिख देंगे, ठीक है। तो 8 चेयर की कीमत कितनी हो जाएगी 8C, ठीक है। इसमें जुड़ रहा है क्या, 5 टेबल की कीमत, तो मैंने एक टेबल की कीमत को मान लिया T, तो 5 टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी 5T, ठीक है। ये मेरे किसके बराबर होगा, ये मेरा बराबर होगा 10,000 रुपये का साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधा लिख देते हैं, ठीक है। हमें इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है, ठीक है, 10,500 के, ठीक है। अभी ये रफ में कर रहा हूँ, लैंग्वेज के साथ बाद में बताऊँगा। इसी तरीके से क्या लिखा हुआ है, 5 चेयर और 3 टेबल की कीमत कितनी है 6,450 रुपये। तो मतलब 5 चेयर यानी कि 5C, अगर एक चेयर की कीमत C है तो 5 चेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या, तो 5C हो जाएगी। और 3 टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी 3T, ठीक है। ये हमारी कितनी है 6,450। दो इक्वेशन बन गई C और T में, ठीक है। चाहो तो आप चेयर की कीमत को X भी मान सकते हो, ठीक है, और टेबल की कीमत को Y भी मान सकते हो। मैंने CT इसलिए मान लिया कि थोड़ी आसानी होगी, C से चेयर होता है और T से टेबल होता है, ठीक है, समझने में आसानी हो आपको, ठीक है। आप X और Y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम और C और T भी मानेंगे तब भी टीचर आपका सवाल गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो 8C + 5T और 5C + 3T, ये आपकी दो इक्वेशन आ गई C और T में। अब आपको C और T की वैल्यू निकालनी है, चाहे कैसे भी करके निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड से निकाल लीजिए। T को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है 15 बनाना पड़ेगा। तो 15 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको किससे करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वो तो आप कर सकते हैं, सब करे हुए हैं। तो 3 × 24C, ये हमारा हो जाएगा +15T = ये भी आएगा 3 × 5 जा। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, कर लेना, ठीक है। अब मैं लैंग्वेज के साथ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपकी C की वैल्यू निकल के आ जाएगी और T की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो C की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, C की वैल्यू क्या, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू आपकी निकल के आएगी आपकी 750। C की वैल्यू निकल के आएगी 750, ठीक है। और T की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 900, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे 10 कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। चलो अभी कर ही रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं करते लैंग्वेज के साथ, ठीक है। आप क्या मानेंगे, हमने C और T माना था पहले, तो C और T लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेट द
अब ये आपका सॉल्यूशन जैसे करना है आपको एग्ज़ाम में वैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर लिख लो या ईच चेयर लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन चेयर, एक चेयर की कीमत, लेट मतलब मान लेते हैं कि एक चेयर की कीमत क्या है, इज़, या फिर बी, लेट के साथ हमेशा बी आता है, बी सी, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल बी टी, ठीक है। ये हमने मान लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8C सीधा लिख देंगे इक्वेशन, ठीक है। 8 शेयर की कीमत यानी कितनी, 8C की हो जाएगी, प्लस 5T इक्वल टू 10,500 हो गई, ठीक है। और 5C प्लस 3T की कीमत कितनी हो जाएगी, 6,450, बस, ठीक है। तो हमने बस COT मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इन COT को आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए मान लो इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, फिर वही एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई क्या 3 और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 को किससे 5 से करा, ठीक है। एलिमिनेट कर लेंगे, C की वैल्यू लास्ट में आपकी 750 आ गई और T की वैल्यू कितनी आ गई 900। अब लास्ट में आप क्या लिख देंगे आंसर, 10 या हैंस कुछ भी लिख दो, 10 लिख दो या हैंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10 या हैंस लिख के 10, क्योंकि COT हमने माने थे, ठीक है। तो हमको बताना क्या है, कॉस्ट बतानी है एक टेबल की। तो हम कॉस्ट एक चेयर की बतानी है और कॉस्ट एक टेबल की बतानी है, तो उसको हमें लिख के बताना पड़ेगा। कैसे, कॉस्ट ऑफ वन चेयर या ईच चेयर, ठीक है। क्वेश्चन में ईच लिखा है तो ईच ही लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच चेयर कितनी आ जाएगी, अब रुपए का निशान बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि कॉस्ट हमेशा किसी में आएगी, किसी रुपए में ही तो आएगी, रुपए में आएगी, डॉलर में आएगी, ठीक है ना। हमारे यहाँ रुपए में लिया हुआ है सवाल में, तो रुपए में लिखना पड़ेगा 750, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा 900, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको डब्बे में बंद कर देना। इस तरीके से आपको ये दोनों लास्ट में लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनको कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको सवाल से लीनियर इक्वेशन पढ़ के बनानी पड़ती हैं और फिर इनको सॉल्व करना पड़ता है और लास्ट में इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी क्या आंसर निकल के आया, ठीक है। अगला सवाल है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 13,200, ठीक है। एक कोच है किसी क्रिकेट टीम का, वो क्या करता है, ख़रीदता है, बाइस मतलब ख़रीदना, 7 बैट्स एंड 6 बॉल, थोड़ी इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको इन सवालों को करने के लिए, ठीक है ना। तो 7 बैट्स और 6 बॉल, 7 बल्ले और 6 बॉल ख़रीदता है ना, बॉल मतलब गेंद, फॉर रुपीज़ 13,200, ठीक है। तो सात बैट ख़रीदता है और 6 बॉल ख़रीदता है 13,200 रुपये के। लेटर मतलब बाद में, ही बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 5,900, बाद में वो क्या करता है, 3 बैट और 5 बॉल 5,900 रुपये की ख़रीदता है, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, ठीक है। तो हर एक बॉल और हर एक बैट का क्या पता लगाएं, कीमत पता लगाएं, ठीक है। तो मैंने बैट की कीमत, अब देखो जहाँ दोनों यहाँ पे क्या है, बैट और बॉल दोनों बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मैं इस बैट की कीमत को x मान लेता हूँ और बॉल की कीमत को y मान लेता हूँ, ठीक है। एक बॉल की कीमत को कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, एक बॉल की कीमत को y मान लेता हूँ। तो पहली इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, 7 बैट और 6 बॉल क्या है, ठीक है। तो ये लिखना पड़ेगा आपको, क्या, जैसे अभी लिखा था मैंने, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x, बैट की कीमत को x मान लिया, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल बी y, और बॉल की कीमत को क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। अब इक्वेशन लिख लेंगे सीधा, देयरफॉर 7 बैट और 6 बॉल यानी कि 7x प्लस 6 बॉल की क्या है y, याद रखना, ठीक है, 6y, ये क्या है 13,200 है। और क्या है दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 बैट यानी कि 3x प्लस 5 बॉल यानी कि 5y, ये मेरे किसके बराबर हो जाएंगे 5,900, ठीक है। तो हमारी ये 2 इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इनको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका x और y निकल जाएगा। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, x और y जो भी निकल जाएगा लास्ट में लिख देंगे हैंस, सॉल्व कर लिया। उसके बाद हैंस वो लाइन जो लैंग्वेज, ये हैंस जो लास्ट में लिखते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि x और y आपको नहीं निकालना है,
आपको क्या निकालना है, एक बॉल और एक बैट की कीमत निकालनी है। टीचर को एक्स और वाई से कोई मतलब नहीं है, उसको तो क्या चाहिए, लास्ट में लिखा हुआ कि आपने एक बॉल की कीमत कितनी एक बैट की कीमत कितनी निकाली और एक बॉल की कीमत कितनी निकाली, क्योंकि एक्स और वाई आपने माने हैं खुद, वो क्वेश्चन में दिए नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर दिए होते तब आप एक्स और वाई निकालते तो वहीं आंसर खत्म हो जाता, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, एक बॉल, कॉस्ट ऑफ ईच बैट पूछा गया और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल पूछा गया। तो कॉस्ट ऑफ, लास्ट में देंगे कॉस्ट ऑफ ईच बैट की कीमत कितनी हो जाएगी, जो भी आएगी, एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल जो भी आएगी इसको यहाँ लिख देंगे और उस पूरे को डब्बे में बंद कर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। क्या होगा, अगर एलिमिनेट करेंगे तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, और चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया था उससे भी कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो सब में ही होगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये नंबर बड़े बड़े हैं, 5900, 13200, तो आपका कैलकुलेशन तो बड़ा होगा, लेकिन ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, फिर भी हो जाएंगी सॉल्व, ठीक है। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली इक्वेशन को 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 30 आएगा। तो यहाँ क्या बना है, इसको किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30 बन जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 30 बन जाए, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर आप इस पूरी को 6, पहली वाली इक्वेशन को 6 से, तो ये हमारा वाई वाला टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। फिर उस एक्स की वैल्यू को उठा के चाहे तो इस वाली इक्वेशन में रख दो, चाहे इस वाली में रख दो, दोनों में से किसी एक में रख दो, उससे वाई निकल आएगा, ठीक है। तो बैट की कीमत आपकी निकल के आएगी, ये मैं आपको जिससे आप अपना आंसर चेक कर लो उसके लिए बता रहा हूँ, 1800 निकल के आएगी बैट की कीमत, और बॉल की कीमत आपकी निकल के आएगी 100 रुपये। कितनी, 100 रुपये, ऐसे रुपए के साथ लिखना पड़ेगा निशान लगा के आपको, ठीक है। 1800 रुपये बैट की आएगी और 100 रुपये किसकी आएगी, 100 रुपीज़ किसकी आएगी, बॉल की। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे अगले वीडियो में, ये तो लंबी चलेंगी, बहुत काफ़ी सारी हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, अलग अलग टाइप की हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।